नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर है। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आजकल ममता बनर्जी ने कितना भी गाली गलौज बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ किया हो, अमित शाह के खिलाफ किया हो, फिर भी नींद अगर किसकी उड़ी है तो वो सोनिया जी की उड़ी है। क्योंकि ममता बनर्जी अब राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर अपनी राजनीति करने के लिए आगे बढ़ रही है। और जो प्लान पश्चिम बंगाल के विधानसभा में कांग्रेस और राहुल गांधी या सोनिया गांधी इन्होंने बनाया था, वो पूरा बिगड़ा है। इन्होंने एक काम किया था कि ममता को अगर बीजेपी हराएगी तो ममता दिल्ली पहुंच जाएगी और विरोधी दलों का नेतृत्व करेगी, ये आशंका थी। इसलिए कांग्रेस ने ये स्ट्रैटेजी बनाई। और मैंने तो सुना है कि प्रशांत किशोर ने ही ये स्ट्रैटेजी कांग्रेस को बहाल की थी कि अगर आप ममता को दिल्ली में आने से रोकना चाहते हो तो ममता को जीतना ज़रूरी है। ममता बंगाल की चीफ मिनिस्टर बनी रहेगी तो राष्ट्रीय राजनीति में नहीं आएगी, और उल्टे बंगाल में ममता मोदी का विरोध जोर शोर से करेगी तो आपके ही मोदी विरोधी राजनीति को फायदा हो सकता है। ये प्रशांत किशोर ने ही, मैंने सुना है कि सोनिया और राहुल गांधी को पटाया था और उन्होंने मान लिया था। और आपको याद होगा जब 5 विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, आसाम, बंगाल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और ये केरला, तो उसमें से केरला और तमिलनाडु में राहुल गांधी बहुत दिन गए थे, लेकिन बंगाल में वो गए नहीं। उनकी बहन प्रियंका गांधी आसाम में गई, लेकिन राहुल गांधी बंगाल में नहीं गए। 8 दौर का वोटिंग था और 8 दौर में एक दिन सिर्फ राहुल गांधी बंगाल पहुंचे, वो भी नक्सलबाड़ी में। वो भी कब पहुंचे? जब 4 दौर का वोटिंग खत्म हो चुका था, यानी आधे से ज़्यादा वोटिंग खत्म होने के बाद राहुल गांधी कांग्रेस का प्रचार करने पश्चिम बंगाल पहुंचे थे। और एक दिन और 2 मीटिंगें लेकर उन्होंने डिक्लेयर किया कि कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए मेरी सब बंगाल की जो मीटिंगें थी वो कैंसिल कर दी गई है। अजीब बात है, जो पहले 4 दौर में 1 महीने में बंगाल में आए ही नहीं, वो एक दिन जाते हैं और अचानक उनको पता चलता है कि भैया कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए चुनाव के प्रचार में जाना गलत है। और उन्होंने, लेकिन बाद में उसकी राजनीति सामने आ गई कि अगर ममता बंगाल में हार जाती है बीजेपी के सामने तो वो फुल दिल्ली की राजनीति करने आएगी। और ये कोई नई बात है नहीं। आपको याद होगा 2011 में ममता दीदी ने अपनी पार्टी को बंगाल में बड़ा बहुमत प्राप्त किया। उसके पहले 2 बार, यानी 2001 में और 2006 में जब चुनाव हुआ तब ममता बंगाल में ही राजनीति करती थी। इसलिए उन्होंने कभी एनडीए में, कभी यूपीए में आने जाने का सिलसिला चालू रखा था। महाजोत, यानी जिसको बड़ी आघाड़ी बोलते या महागठबंधन बोलते, वो भी बनाए थे, लेकिन लेफ्ट फ्रंट को ममता हरा नहीं पाई। और फिर विधानसभा का चुनाव खत्म होते ही ममता फिर दिल्ली की राजनीति में आई थी। कुछ समय के लिए कांग्रेस में गई थी, उसलिए वाजपेयी गवर्नमेंट से उन्होंने इस्तीफा दिया था और फिर वाजपेयी गवर्नमेंट में वो शामिल भी हुई थी। कहने का मतलब ये है कि अगर ममता बंगाल में हार जाती है तो वो दिल्ली में राजनीति करने आती है। ये तो उनका इतिहास रहा है। और शायद प्रशांत किशोर ने यही इतिहास कांग्रेस यानी राहुल गांधी को समझाया होगा और बताया होगा कि अगर ममता हारी तो वो दिल्ली में आएगी, और दिल्ली में आएगी तो जिस एग्रेशन से ममता जी
पॉलिटिक्स करती है तो कांग्रेस का खेल खराब कर देगी। इसलिए ममता को जीतने दो। और इसके लिए कांग्रेस अगर पश्चिम बंगाल के चुनाव से हट जाती है, यानी जानबूझकर हार जाती है, प्रचार ही नहीं करती, तो शायद ममता मेजॉरिटी में आएगी। अगर कांग्रेस के वोट ममता के पास चले गए तो ममता बहुमत में आएगी, सत्ता में रहेगी और दिल्ली में नहीं आएगी। और शायद ये राहुल गांधी ने मान लिया था, और मैंने शायद एक वीडियो में पहले, इसके पहले बता भी दिया था कि शायद राहुल गांधी ममता को दिल्ली आने से रोकना चाहते, इसीलिए उन्होंने अपनी पश्चिम बंगाल की सब प्रचार सभाएं थी वो रद्द कर दी। और अभी वही हो रहा है। लेकिन गलती यहाँ हो गई कि जीतने के बाद ममता को ऐसा लग रहा कि अब तो मैं देश की नेता बन सकती हूँ। अगर बंगाल में मोदी को हराया है या बीजेपी को हराया है, तो देश में भी अगर मोदी जी को या बीजेपी को कोई हरा सकता है तो सिर्फ मैं हरा सकती हूँ, यानी ममता बनर्जी हरा सकती है। और शायद इसीलिए उन्होंने अब बंगाल के बाहर अपनी पार्टी का विस्तार करने का निर्णय किया है। कल परसों उनकी ऑनलाइन मीटिंग हो गई थी। गुजरात, उड़ीसा और बहुत सारे कुछ आंध्र या दिल्ली, यूपी ऐसे राज्यों में ऑनलाइन उनकी मीटिंगें रखी गई। दिल्ली में तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बड़े स्क्रीन पर ममता का भाषण दिखाया गया और उसके लिए सब विरोधी दल के नेता जो थे उनको इनवाइट किया था। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह गए थे, शरद पवार गए थे, बहुत सारे विरोधी दल के नेता कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ममता का भाषण सुनने के लिए हाजिर हुए थे। ये आपको याद होगा। इसका मतलब साफ हो गया कि ममता बंगाल में रहेगी जब तक चीफ मिनिस्टर है। और अगर देश की राजनीति में वो आगे चलकर आती है तो सबसे बड़ा चैलेंज मोदी जी को नहीं होगा, वो राहुल गांधी को होगा और कांग्रेस को होगा। और शायद इसीलिए आजकल सोनिया जी की नींद उड़ी है, क्योंकि वो पिछले 8-10 साल से अपने बेटे को देश का प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिश में है। और कुछ न कुछ समस्या ऐसी आ जाती है कि मामला खराब हो जाता है। जिन पर भरोसा रखो वही दगाबाजी करते हैं। कल परसों की बात है कि मोदी जी ने सब पार्टियों की ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, उस पर कांग्रेस ने बाइकॉट डाल दिया, बहिष्कार डाल दिया। पवार उसमें जाकर पहुंच गए, यानी पवार ने कांग्रेस का खेल वहां बिगाड़ दिया। अब ममता बनर्जी खड़ी हो गई है, उनको देश का नेतृत्व करना है। तो देश का नेतृत्व अगर पहले से ही मोदी के पास है तो सामने लड़ने वाला कोई जो एग्रेसिव होगा उसके पीछे बाकी सारे दल चले जाएंगे। और ममता तो वही चाहती है। और आज नहीं, जब मोदी नहीं थे तब भी ममता को ये महत्वाकांक्षा रही है कि वो देश की प्राइम मिनिस्टर बने। आपको याद होगा 2012 में जब यूपी में बहुत भारी बहुमत से मायावती को हराया था समाजवादी पार्टी ने, और मुलायम ने अपने बेटे अखिलेश को चीफ मिनिस्टर बनाया था। उसके बाद जब उस वक्त यानी 2012 में जब राष्ट्रपति का चुनाव आया था तो ममता दिल्ली आकर मुलायम से मिली थी। और मुलायम से मिलने के बाद दोनों पत्रकारों के सामने आ गए और ममता दीदी ने डायरेक्टली राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपोजिशन का कैंडिडेट यानी कांग्रेस के विरोध में, उस वक्त तो बीजेपी सत्ता में थी नहीं, कांग्रेस सत्ता में थी, और कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार भी तय नहीं किया था। ऐसे समय में ममता ने मुलायम को साथ में लेकर डॉक्टर अब्दुल कलाम को अपोजिशन का कैंडिडेट घोषित किया था। बाद में मुलायम ने बाजी पलटी थी और बोले हमने ऐसा कुछ तय नहीं किया है, और कांग्रेस ने प्रणब दा मुखर्जी को उम्मीदवार बनाया था और आखिर में कुछ हुआ नहीं
कुछ समीकरण या हुआ नहीं, तो ममता ने भी प्रणब दा को सपोर्ट किया था। लेकिन आपको याद होगा कि उस वक्त भी जो सत्ता में दिल्ली के थे, यूपी या कांग्रेस, उससे ममता अलग थी और उन्होंने डायरेक्टली कांग्रेस के खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना कैंडिडेट घोषित किया था। तो आज भी मोदी के खिलाफ ममता होगी, इसका मतलब वो कांग्रेस के साथ है ऐसा नहीं है। और आप देखेंगे तो ये जो अब मानसून सेशन पार्लियामेंट का चालू है, उसमें सबसे ज्यादा एग्रेसिव आपको कौन दिखाई देते हैं? जो टीएमसी के लीडर है, महुआ मोहित्रा है, डेरेक ओब्रायन है, वो शंतनु सेन या कोई है जिनको सस्पेंड कर दिया गया। ये टीएमसी के जो एमपी है वो पार्लियामेंट में जितनी धमाल कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, उतना तो कांग्रेस के भी कोई नेता या एमपी मस्ती नहीं कर रहे। इसका मतलब साफ है कि ममता बीजेपी के खिलाफ हम ही यानी टीएमसी और ममता ही सबसे ज्यादा एग्रेसिव है। ये एक इंप्रेशन, आभास खड़ा करना चाहती है पूरे देश के अपोजिशन के सामने। अब देखिए अगले साल जो चुनाव आने वाला है जो विधानसभाओं में, तो उसमें ममता जैसा चेहरा जो छोटा अखिलेश है या दूसरी कोई पार्टियां होगी, उनको चाहिए कि केजरीवाल ले लो, केजरीवाल को पंजाब का चुनाव लड़ना है, तो उनको भी ममता का चेहरा चाहिए। देखो इन्होंने तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी को, मोदी को, अमित शाह को हराया, ऐसे बताने वाला एक एग्रेसिव चेहरा बाकी के अपोजिशन पार्टीज को चाहिए। और वो चेहरा अगर ममता बन सकती है तो ममता वैसे लोगों को लुभा रही है। अखिलेश है या केजरीवाल है, उनको ममता लुभा रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ये अपने साथ आ गए तो अपने आप कांग्रेस के नेतृत्व में जो यूपी है वो यूपी खत्म हो जाएगी। शायद पवार भी उनके साथ चले जाएंगे। छोटी सी बात ये है कि जिस ममता को बंगाल में रखने के लिए कांग्रेस ने अपनी पार्टी ही बंगाल में सूली पर चढ़ा दी, वही ममता अब दिल्ली में कांग्रेस को और राहुल गांधी, सोनिया गांधी को चैलेंज करने आ रही है। यानी इसको पैर पर कुल्हाड़ी मारना नहीं बोलते, इसको कुल्हाड़ी पर पैर मारना बोलते हैं। तो देखिए, देखते आगे आगे क्या होता है। लेकिन एक बात साफ है कि ममता ने सोनिया गांधी की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।